दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक और जबरदस्त मलयालम मर्डर मिस्ट्री मूवी को लेकर आया हूं जिसे साल 2022 में रिलीज किया गया था। मूवी का नाम आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। बाकी इसका सस्पेंस आपको अपनी सीट से उठने का मौका नहीं देगा। इसलिए चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मूवी की शुरुआत होती है एक ट्रेनिंग ग्राउंड से, जहां पुलिस की भर्ती को लेकर कई सारे कैंडिडेट्स अपनी तैयारी में लगे हुए थे। असल में आज सभी का फिजिकल एग्जाम होने वाला था, जिसके लिए वो सभी वहां इकट्ठे हुए थे। अब इसी बीच हम राहुल नाम के लड़के को देखते हैं जो वहां अपना फिजिकल देने आया होता है। खैर, अब एक एक करके सभी लड़कों का फिजिकल टेस्ट लिया जाता है और जब राहुल का नंबर आता है तो हम देखते हैं कि उसकी कम हाइट की वजह से उसे बाहर कर दिया जाता है। अब राहुल की बात करें तो वो एक ईमानदार पुलिस वाला बनना चाहता था और इसके लिए उसने बहुत मेहनत की थी। इसलिए सिर्फ हाइट की वजह से बाहर होने पर उसे बहुत दुख होता है और उसका दिल टूट जाता है। खैर, अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एग्जाम में फेल होने के बाद राहुल अपने गांव वापस लौट रहा था। अब जिस जीप में वो बैठा था उसका ड्राइवर उससे कहता है कि तुम निराश क्यों हो रहे हो, ये सब तो लाइफ में चलता रहता है, जरूरी नहीं कि जो हम चाहें वो हमें मिल ही जाए। मैं भी एक वक्त पर फुटबॉल प्लेयर बनना चाहता था, लेकिन फिर मजबूरी में मुझे गल्फ में नौकरी करने जाना पड़ा और वहाँ मेरे पैर में चोट लग गई, जिस वजह से मेरा सपना भी सपना बनकर रह गया। और फिर वही हुआ जो हम जैसे आम लोगों के साथ होता है। मैं वापस गांव आ गया और ये जीप चलाने का काम करने लगा। इसलिए तुम भी निराश मत हो, तुम्हें भी कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा जिससे तुम अपना गुजारा कर पाओगे। अब राहुल ये सब सुन तो रहा था, लेकिन उसके लिए ये सब इतना आसान नहीं था। लेकिन फिर इस तरह से ये लोग बात करते हुए राहुल के गांव पहुंच जाते हैं। फिर गांव पहुंचते ही राहुल नोटिस करता है कि वहां काफी भीड़ लगी हुई है और फिर जब वो नीचे उतरकर देखता है तो हमें वहां पर एक गांव का साहूकार दिखाया जाता है जिसका नाम था पैरी। अब पैरी की बात करें तो वो लोगों को बड़ी ब्याज पर पैसे देता था, लेकिन जब कोई आदमी उसके पैसे को समय से नहीं चुका पाता तो वो उसकी जगह और संपत्ति पर कब्जा कर लेता था। पर वो ये काम खुद नहीं करता था, बल्कि उसने इसके लिए बाबू नाम के एक आदमी को रखा था जो पैसा ना देने वाले आदमी के घर जाकर पहले उसके सारे सामान को बाहर फेंकता था और फिर उस आदमी की भी पिटाई करता था। तो ऐसा ही कुछ आज हो रहा था। बाबू पूरे जोश में था और एक आदमी के घर के सामान को बाहर फेंक रहा था। क्योंकि वो आदमी पैरी को समय पर पैसा नहीं दे पाया था। बाहर खड़े काफी लोग ये सब देख रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी जो बाबू को रोक पाए। फिर आखिर में हम देखते हैं कि बाबू उस आदमी को धमकाकर वहां से चला जाता है। उधर राहुल गांव में पहुंचा ही था कि तभी नलिन नाम का एक बुजुर्ग आदमी उसके पास आता है और उससे पूछता है कि तुम तो पुलिस में भर्ती के लिए गए थे ना, क्या हुआ? तो राहुल बताता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि मेरी हाइट उनके हिसाब से कम थी। अब उसका ऐसा कहना ही था कि नलिन इस बात पर जोर जोर से हंसने लगता है और पूरे गांव को इस बारे में बताने लगता है। हालांकि ये चीज राहुल को पसंद नहीं आती, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहता और निराश होकर वहां से चला जाता है। फिर घर आने के बाद जब उसके पिता उसको मायूस बैठा देखते हैं तो वो उसका हौसला बढ़ाते हुए कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम शायद और भी अच्छा कर सकते हो, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ तो हार मत मानो और आगे के लिए तैयारी करो। अब दोस्तों, यहाँ एक बात और भी है। राहुल असल में पुलिस वाला इसलिए बनना चाहता था क्योंकि उसके पिता इस वक्त पुलिस में काम करते थे और चूंकि उसने उनको बचपन से वो नौकरी करते देखा था, इसलिए पुलिस में जाना उसके लिए एक सपने जैसा था। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम अनम्मा नाम की लड़की को देखते हैं जो कि राहुल के साथ रिलेशनशिप में थी। अब आज वो दोनों मिलकर बात कर रहे होते हैं, जहां राहुल उसको अपनी भर्ती के बारे में बता रहा था। लेकिन तभी उन दोनों को एनम्मा का पिता वर्गीस देख लेता है, जो फौरन राहुल के पास आकर उससे कहता है कि देखो बेटा, मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छे लड़के हो और तुम्हारा दिल भी साफ है, लेकिन इससे किसी का घर नहीं चलता। इसलिए मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे सिर्फ तभी कर पाऊंगा जब तुम्हारी कोई भी सरकारी नौकरी होगी। इसलिए पहले कोई सरकारी नौकरी ढूंढो और उसके बाद ही मेरी बेटी से मिलने की कोशिश करना। तो इस तरह से वो राहुल को समझाकर वहां से चला जाता है। इसके बाद सीन कुछ महीने बाद शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं कि राहुल अब बेंगलुरु में बीपीओ के अंदर काम कर रहा था। अब इसी दौरान उसे पता चलता है कि केरल में अचानक बहुत बड़ी बाढ़ आ गई है, जिसमें ड्यूटी के दौरान उसके पिता राजन की मौत हो गई है। अब ये सुनकर राहुल एक पल भी नहीं रुकता और फौरन अपने गांव पहुंच जाता है। फिर गांव पहुंचकर वो अपने पिता का अंतिम संस्कार करता है और उनकी कही हुई बात को याद करते हुए अपने आगे के सफर को शुरू करता है। फिर एक दिन हम देखते हैं कि उसके पिता राजन का दोस्त और कलीग डेविड राहुल से मिलने आता है और वो उसे बताता है कि अगर तुम चाहो तो तुम्हें अपने पिता की नौकरी मिल सकती है। अब हालांकि पुलिस में नौकरी करना राहुल का सपना था, लेकिन वो इस तरीके से नौकरी ज्वाइन करना नहीं चाहता था। पर डेविड उसे समझाता है कि तुम्हारे पिता हमेशा से तुम्हें एक पुलिस ऑफिसर बनता हुआ देखना चाहते थे और आज
जब वो मौका तुम्हें मिल रहा है वो भी अपने पिता की वजह से, तो क्यों उसे ठुकरा रहे हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि इससे तुम्हारे पिता की आत्मा को दुख होगा? और वैसे भी तुम्हें कुछ नहीं करना, बस तुम इन कागजों पर साइन कर दो। आगे तुम्हारी नौकरी के लिए क्या करना है वो मैं देख लूंगा। अब ये बात राहुल के दिमाग पर गहरा असर डालती है और आखिर में वो उस नौकरी के लिए मान जाता है और डेविड के बताए हुए कागजों पर साइन कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि राहुल अपनी ट्रेनिंग को पूरा करता है और आखिरकार उसे कांस्टेबल की पोस्ट मिल जाती है। और फिर जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो डेविड उसे सारा काम समझा देता है। आज राहुल की माँ उसको पुलिस की ड्रेस में देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि यही वो सपना था जो उसके पिता अक्सर देखा करते थे। लेकिन नलिन, हाँ वही बूढ़ा चाचा, वो गांव वालों से कहता फिरता है कि अरे भाई ऐसी नौकरी का क्या फायदा जो बाप के मरने से हासिल हो। वो कहता है कि राहुल ने ये नौकरी अपने दम पर नहीं पाई है, बल्कि उसे ये नौकरी खैरात में मिली है, जिसका ढिंढोरा पूरे गांव में पीटा जा रहा है। हालांकि ये बात राहुल को भी पता चल जाती है, लेकिन वो समझ चुका था कि लोगों का काम है बोलना, जबकि हमारा काम है आगे बढ़ना। इसके बाद वो अपनी नौकरी की बात बताने के लिए एनम्मा के पास जाता है, जहां वो उसे पुलिस की ड्रेस में देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि सरकारी नौकरी होने से उसकी शादी का रास्ता अब क्लियर हो गया था। फिर वो दोनों अगले दिन मिलने का प्लान बनाते हैं, जहाँ पर राहुल अपनी पुलिस की ड्रेस में ही उससे मिलने पहुँच जाता है। लेकिन इसी बीच उसकी नजर दो लोगों के बीच में हो रहे झगड़े पर पड़ती है, जो आपस में मारपीट कर रहे थे। अब ये देखकर राहुल फौरन बीच बचाव के लिए जाता है और दोनों को अलग करते हुए कहता है कि ये लड़ाई बंद करो, वरना मुझे तुम दोनों को अपने साथ ले जाना होगा। पर तभी वहाँ पर मौजूद बाबू राहुल के पास आता है और उससे कहता है, तुम्हारा काम अपने काम से काम रखना है, हमारे काम में टांग मत अड़ाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। तो इस तरह से वो उन सभी के सामने राहुल की बेइज्जती कर देता है और राहुल उससे कुछ नहीं कह पाता। अब राहुल को बाबू पहले से ही पसंद नहीं था, लेकिन आज जो उसने उसके साथ किया उसे देखकर वो ठान लेता है कि जल्द ही वो बाबू से इस चीज का बदला लेगा और लोगों के अंदर से उसका डर खत्म करेगा। फिर उस रात हम देखते हैं कि राहुल और डेविड की नाइट ड्यूटी लगाई जाती है, जिसके बाद वो दोनों पेट्रोलिंग करते हुए पूरे गांव में घूमते रहते हैं। फिर हमें उस बाबू की फैमिली को दिखाया जाता है, जिसमें उसका बूढ़ा बाप, बीबी निशा और छोटी बेटी रहते थे। यहाँ हमें पता चलता है कि बाबू का ध्यान अपनी फैमिली की तरफ नहीं था, क्योंकि जहाँ एक तरफ उसकी फैमिली घर पर उसका इंतजार करती थी, वहीं बाबू नशे में धुत होकर अक्सर संतोष के घर पर ही सो जाया करता था। हम ये भी नोटिस करते हैं कि बाबू संतोष का बहुत ही भरोसेमंद आदमी था, इतना भरोसेमंद कि बाबू को उसके लॉकर का पिन तक पता था। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और उधर राहुल और एनम्मा का प्यार और गहरा हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि एक दिन पॉल्सन नाम का एक आदमी बाबू के घर पर आता है और उसके पिता और उसकी बीवी निशा से कहता है कि पूरे गांव में ये अफवाह है कि मेरे पिता की मौत के बाद मेरी माँ और साहूकार संतोष के बीच में संबंध थे। वो कहता है कि पहले की बात अलग थी, लेकिन अब बाबू अक्सर संतोष का नाम लेकर मेरे घर आया जाया करता है, जिस वजह से गांव के लोगों को लगता है कि मेरी माँ के संबंध अभी भी संतोष के साथ है, इसलिए आप प्लीज बाबू को समझाइए। लेकिन इस पर बाबू का पिता उससे माफी मांगता है। वो कहता है कि बेटा हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बाबू हमारी कोई भी बात नहीं सुनता, वो तो घर पर भी नहीं आता और हमारे बारे में पूछता तक नहीं। ये सुनकर पॉल्सन निराश होकर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि राहुल का परिवार उसकी शादी की बात करने के लिए एनम्मा के परिवार के पास जाता है और जैसा कि उन दोनों ने सोचा था, उसकी सरकारी नौकरी की वजह से इस शादी में कोई भी अड़चन नहीं आती। लेकिन तभी एनम्मा का पिता वर्गीस उन लोगों के सामने एक शर्त रखता है। वो कहता है कि मुझे शादी के लिए 3 महीने का समय चाहिए, क्योंकि मैंने संतोष के पास अपनी जमीन गिरवी रखी हुई थी। हालांकि मैं उसको पूरा पैसा दे चुका हूँ, लेकिन संतोष अभी भी मेरी वो जमीन वापस नहीं कर रहा, इसलिए हाल ही में मैंने उसके ऊपर केस कर दिया है, जिसका फैसला तकरीबन 3 महीने में आ जाएगा। और क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो जमीन दहेज में मैं एनम्मा के हस्बैंड को दूं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम लोग इन दोनों की शादी के लिए 3 महीने का इंतजार करें। अब राहुल भी चाहता था कि एनम्मा के पिता की ये दिक्कत भी खत्म हो जाए, इसलिए वो इसके लिए मान जाता है। हालांकि उसी रात हम संतोष और बाबू को नशे में बात करता हुआ देखते हैं, जहां बाबू उससे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं वो जमीन आपके हाथ से नहीं जाने दूंगा। और फिर ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि जब रास्ते में एनम्मा कहीं जा रही होती है, तभी अचानक बाबू अपनी कार से आकर उसको हल्के से टक्कर मार देता है, जिससे उसका एक माइनर सा एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद एनम्मा को अस्पताल ले जाया जाता है और ये खबर मिलते ही राहुल भी फौरन वहाँ पहुँच जाता है। अब वो उससे पूछता है कि आखिर ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, लेकिन तभी वहाँ पर बाबू भी आ जाता है, जो एनम्मा को धमकाते हुए कहता है कि अपने पिता से कहना कि वो उस जमीन को मेरे मालिक के नाम कर दे, वरना अगली बार बड़ा एक्सीडेंट होगा जिसमें किसी की जान भी जा सकती है।
अब ये शब्द वहाँ खड़ा राहुल भी सुन लेता है, जो गुस्से में बाबू को धमकाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बाबू उल्टा उसका कॉलर पकड़कर उसको धमकाने लगता है कि मैंने पहले भी समझाया था कि मेरे मामले के बीच में मत आया करो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और इस तरह आज फिर से वो उसकी बेइज्जती करके वहाँ से चला जाता है और राहुल कुछ नहीं कर पाता। ये देखकर अब एनम्मा की माँ राहुल से कहती है कि बाबू को रोकना तुम्हारे बस की बात नहीं, इसलिए तुम इस मामले से दूर रहो, बाकी ये सब एनम्मा के पिता खुद संभाल लेंगे। फिर हम देखते हैं कि जब ये बात एनम्मा के पिता वर्गीस को पता चलती है तो वो फौरन संतोष के घर पहुंच जाता है और उसको काफी कुछ बोलकर गुस्सा होने लगता है। तभी संतोष के आदमी उस पर हावी होने लगते हैं, लेकिन वर्गीस उल्टा उन सभी को पीट देता है। अब वो संतोष से कहता है कि एक बात दिमाग में डाल लेना, अगर मेरी बेटी या मेरे घर के किसी भी मेंबर को कुछ हुआ तो सोच लेना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। और इस तरह से धमकाते हुए वो वहाँ से चला जाता है। फिर उसी रात हम देखते हैं कि बाबू की वाइफ निशा अपनी बेटी और अपने ससुर के साथ किसी फंक्शन को अटेंड करने के लिए दूसरे गांव चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ डेविड और राहुल आज भी अपनी नाइट ड्यूटी कर रहे होते हैं। तभी पेट्रोलिंग के समय अचानक राहुल के पास एनम्मा का कॉल आता है, जो उसे मिलने के लिए बुलाती है। अब राहुल डेविड को इस गाँव के फंक्शन के पास छोड़कर एनम्मा से मिलने के लिए चला जाता है और फंक्शन में जान पहचान के लोग होने की वजह से डेविड उनके साथ थोड़ा सा नशा कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि एनम्मा के पास जाने से पहले राहुल अपने और डेविड दोनों के सिग्नेचर रजिस्टर में करके चला जाता है। फिर एनम्मा से मिलने पर वो उससे कहता है कि आज बाबू ने फिर से मेरे साथ बदतमीजी की, लेकिन अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा और मौका मिलते ही उसे सबक सिखाऊंगा। अब ये दोनों थोड़ी देर एक दूसरे से बात करते हैं, जिसके बाद राहुल अपनी ड्यूटी पर वापस चला जाता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि जब संतोष की नौकरानी घर पर आती है तो कोई घर का दरवाजा नहीं खोलता। अब वो ये बात वॉचमैन को बताती है, जिसके बाद वो घर के अंदर आवाज देने की कोशिश करता है, लेकिन जब कोई उसको जवाब नहीं देता तो वो खिड़की से देखता है कि उसके मालिक यानी संतोष और उसकी बीवी का किसी ने मर्डर कर दिया है। इसके बाद वो फौरन पुलिस को खबर करते हैं और पुलिस तत्काल वहाँ पहुँच जाती है। अब यहाँ पर हमें रंगम नाम के सीनियर पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है, जिसको इस केस की तफ्तीश के लिए वहाँ भेजा गया था। फिर वो वहाँ पहुँचते ही अपनी छानबीन शुरू कर देता है, जबकि लोकल में राहुल और डेविड के मौजूद होने से वो दोनों भी क्राइम सीन पर इन्वेस्टिगेशन में मदद करने के लिए रंगम के साथ वहां पहुंच जाते हैं। अब सभी पुलिस वाले सबूतों की खोज में लग जाते हैं और इस बीच राहुल अंदाजा लगाता है कि संतोष के घर के बाहर वो बड़ा पेड़ मौजूद है। शायद उसी के जरिए वो कातिल घर में घुसा होगा, क्योंकि घर अंदर से लॉक्ड था। तो इस चीज को बेस मानते हुए वो एक जगह से दूसरी जगह तक सुरागों को ढूंढने लगता है और तभी वहाँ मौजूद एक कांस्टेबल अचानक बेहोश होकर गिर जाता है। फिर कुछ लोग उसे संभालते हैं और इसी बीच राहुल को पास के नाले में खून से सनी एक शर्ट मिलती है, जबकि अंदर पुलिस वालों को संतोष की बॉडी के पास से उसी शर्ट की जेब मिलती है। तो इससे राहुल अंदाजा लगाता है कि जरूर उस कातिल से संतोष की हाथापाई हुई होगी, जिस वजह से उसकी शर्ट की जेब घर के अंदर मिली है। खैर, अब रंगन राहुल से कहता है कि इस केस के खत्म होने तक तुम मेरे साथ रहोगे। वो ऐसा इसीलिए कहता है क्योंकि राहुल ने ही अपना दिमाग लगाकर जरूरी सबूतों को ढूंढ निकाला था। ये सुनकर अब राहुल भी मोटिवेट हो जाता है और यही सोचने लगता है कि वो इस केस पर अच्छे से काम करेगा, ताकि सभी को साबित कर सके कि वो एक अच्छा पुलिस ऑफिसर है और इस जॉब के लिए काबिल भी है। खैर, अब रंगम उस घर के वॉचमैन से उस शर्ट के बारे में पूछता है कि क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो। तो चौकीदार उस शर्ट को देखकर हैरान हो जाता है और रंगम से कहता है कि सर, ये शर्ट तो बाबू की है। ये सुनकर रंगम पूछता है कि ये बाबू कौन है, जिस पर राहुल उसे बाबू के बारे में सब कुछ बता देता है। फिर रंगम चौकीदार से पूछता है कि हाल ही में उन दोनों के बीच में कोई कहासुनी हुई थी। तो चौकीदार उसे बताता है कि सर, कल सुबह साहूकार संतोष के घर उनके कोई रिश्तेदार आए थे, जो उनसे कह रहे थे कि बाबू पर ज्यादा भरोसा न करें, क्योंकि आए दिन बाबू हर दूसरे आदमी से झगड़ा करता है। हाल ही में उसने वर्गीस की बेटी का एक्सीडेंट भी करवाया था, इसलिए वो किसी को भी मारकर उसका इल्जाम उन पर डाल सकता है। वो कहता है कि उस वक्त बाबू भी वहाँ पर मौजूद था, जो इस बात पर भड़क गया था, लेकिन फिर साहूकार संतोष की बीवी ने उस पर गुस्सा करते हुए उसे घर से बाहर निकाल दिया था, जिसके बाद वो वापस नहीं लौटा। इसके बाद रंगम पुलिस स्टेशन पहुंचकर फौरन बाबू के घर पुलिस को भेजता है, जिन्हें बाबू तो नहीं मिलता, लेकिन वो उसके पिता और बीवी को वहाँ ले आते हैं। अब रंगम उनसे पूछता है कि बाबू कहाँ है और वो क्या काम करता है, तुम्हें पता है? तो बाबू की बीवी जवाब देती है कि सर, बाबू वैन ड्राइवर का काम करता है और कल रात जब बाबू खाना खा रहा था तो अचानक उसके पास किसी का कॉल आया और फिर वो बीच खाने से उठकर चला गया और अब तक वापस नहीं लौटा। ये सुनकर रंगम उन दोनों को क्राइम सीन पर मिली शर्ट दिखाते हुए पूछता है कि क्या ये शर्ट बाबू की है।
तो हम नोटिस कर पाते हैं कि उस शर्ट को देखकर वो दोनों शॉक हो गए थे। लेकिन तभी निशा कहती है कि गांव जाने से पहले मैंने उस शर्ट को बाहर धोकर सुखाया था, इसलिए हो सकता है कि कोई उस शर्ट को उठाकर वहां से ले गया हो, क्योंकि उन्होंने वो शर्ट नहीं पहनी थी। अब रंगम उन दोनों से पूछताछ करके उन्हें भेज देता है और केस के सॉल्व होने तक कहीं भी आने जाने से मना कर देता है। फिर हम देखते हैं कि पुलिस बाबू के फोन को ट्रैक करने लगती है, जिसके बाद वो आखिर में उसे पकड़ ही लेते हैं। इसके बाद रंगम उससे साहूकार संतोष के मर्डर के बारे में पूछता है, लेकिन बाबू का यही कहना था कि उसने संतोष को नहीं मारा, बल्कि उसे तो इस बारे में पता भी नहीं था। लेकिन फिर भी रंगम उसे संतोष के घर चलने के लिए कहता है और उस घर की तरफ जाने वाले रास्ते के बारे में बताने के लिए कहता है। अब पुलिस जो भी पूछती है बाबू उसका जवाब दे देता है, जिसके बाद बाबू को शक के बेस पर गिरफ्तार करके लॉकअप में डाल दिया जाता है। अब बाबू को लॉकअप में देखकर राहुल को बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि जिस तरह उसने उसे बेइज्जत किया था, आज वो खुद हवालात की हवा खा रहा था। अब अगले दिन राहुल इस केस से जुड़ी और डिटेल्स के बारे में पता करता है, जिसके बाद वो रंगम से आकर कहता है कि सर, ये साहूकार संतोष पहले एक ठेकेदार हुआ करता था, जिसका एक जोसेफ नाम का बिजनेस पार्टनर भी था, जो असल में एक सिविल इंजीनियर था। लेकिन फिर एक दिन अचानक उस जोसेफ की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई, और वो एक्सीडेंट संतोष ने ही करवाया था, क्योंकि उसकी नजर जोसेफ की वाइफ पर थी। अब दोस्तों, यहाँ हम नोटिस करते हैं कि वो पॉल्सन असल में इसी जोसेफ का बेटा था, जो एक बार बाबू के पिता और निशा के पास रिक्वेस्ट करने आया था कि बाबू उसके घर पर आया जाया ना करे। खैर, अब आगे राहुल रंगम से कहता है कि सर, पहले बाबू के पिता साहूकार के लिए काम करते थे, लेकिन जब वो बूढ़े हो गए तो धीरे धीरे बाबू उनसे जुड़ गया और सर पर हाथ होने की वजह से वो उनका राइट हैंड बन गया था। वो कहता है कि सर, गांव में चर्चा है कि बाबू अक्सर जोसेफ के घर जाता था और जोसेफ की बीवी के साथ उसका अफेयर हो गया था, इसलिए हो सकता है कि इसी बात को लेकर बाबू और संतोष के बीच में लड़ाई हुई हो, जिसमें बाबू ने संतोष को मार दिया हो। अब रंगम को उसकी बात सही लगती है, इसलिए वो इस बारे में बाबू से पूछताछ करने का डिसीजन लेता है। लेकिन अगर बात करें राहुल की, तो वो पूरी कोशिश कर रहा था कि बाबू इस केस में फंस जाए, ताकि वो अपनी बेइज्जती का पूरा बदला ले सके। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑफिसर रंगम बाबू से अपनी पूछताछ शुरू करता है, जिस पर बाबू उससे कहता है कि साहब, जिस रात ये घटना हुई थी उस रात मुझे लोड उठाने का काम मिला था, जिस वजह से मैं उस रात दूसरे गाँव चला गया था। आप चाहो तो ये बात मेरी बीवी से पूछ सकते हैं, क्योंकि जब मैं घर पर था तभी मेरे पास वो फोन आया था। फिर रंगम पूछता है कि अगर ऐसा है तो तुम ये काम खत्म करके वापस क्यों नहीं आए? तो वो बताता है कि वहाँ पर पहुँचने के बाद मुझे पता चला कि लोड की गाड़ी अभी तक नहीं आई है, और इसीलिए मुझे उस रात उसी गांव के एक लॉज में रुकना पड़ा। और फिर जब मैं सुबह उठा तो वहाँ चल रही टीवी में मैंने साहूकार की मौत के बारे में देखा। उस खबर से मुझे पता चला कि पुलिस मुझे ही ढूंढ रही है, इसीलिए मैं डर गया और वहीं छुप गया। यहाँ तक कि मैंने अपना फोन भी बंद कर दिया और घर भी वापस नहीं आया। वो ये भी कहता है कि संतोष साहूकार मेरे ऊपर बहुत भरोसा करता था और उसकी तिजोरी का हर पासवर्ड मुझे पता था, इसलिए अगर मुझे उनको मारना ही होता तो मैं सारे लॉकर से पैसा निकालकर कब का भाग चुका होता। इसलिए मुझ पर यकीन कीजिए सर, मैंने किसी को नहीं मारा। अब इस बीच बाबू को राहुल की मुस्कुराहट याद आती है जो उसने जेल में देखी थी, इसलिए वो कहता है कि सर, मुझे लगता है कि राहुल ने आपको मेरे खिलाफ भड़काया होगा और शायद वो मुझसे बदला लेने के लिए मुझे इस केस में फंसाने की कोशिश कर रहा है। पर रंगम इस बात को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता और उससे पूछताछ करके वहाँ से निकल जाता है। लेकिन उसके जाते ही बाबू फिर से राहुल को धमकाते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी जल्द तुम्हारे जाल में फंस जाऊंगा? एक बार मुझे यहाँ से बाहर निकलने दो, तब मैं तुम्हें देखता हूँ। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑफिसर रंगम साहूकार संतोष के घर पर पूछताछ करने के लिए फिर से जाता है। अब वहाँ वो सबसे पहले घर में काम करने वाली नौकरानी से पूछताछ करता है। अब वो नौकरानी डरते हुए बताती है कि साहूकार संतोष की मौत से पहले वॉचमैन और उसका बेटा उससे मिलने के लिए आए थे, क्योंकि वॉचमैन के बेटे को कोई बिजनेस शुरू करना था, जिसके लिए उसे कुछ पैसों की जरूरत थी। लेकिन मैंने देखा था कि साहूकार संतोष ने उस काम के लिए उसे पैसे देने से साफ साफ मना कर दिया था, जिस वजह से वॉचमैन का बेटा उस पर काफी गुस्सा भी हुआ था। लेकिन फिर वो दोनों गुस्से में वहाँ से चले गए थे। तो इस तरह वहाँ से ऑफिसर रंगम सीधा वॉचमैन के घर पर पूछताछ करने के लिए पहुँच जाता है। लेकिन यहाँ पर वॉचमैन उसे बताता है कि सर, संतोष भाव के मना करने के बाद हम तो सीधा घर पर आ गए थे। हम थोड़ा गुस्सा जरूर हुए थे, लेकिन वो बात वहीं खत्म हो गई। आखिर हम लोगों की हिम्मत कहाँ जो हम उन जैसे लोगों के सामने बोल पाए। अब रंगम को उसकी बातों से उस पर भरोसा हो जाता है। लेकिन अगर तुम्हें किसी
किसी पर कोई शक हो तो फौरन पुलिस स्टेशन आकर खबर देना। इसके बाद रंगम जैसे ही जाने लगता है वैसे ही वॉचमैन उससे कहता है कि सर, कुछ दिन पहले एक वर्गीस नाम का आदमी उनके घर पर आकर उन्हें धमकाकर गया था, क्योंकि संतोष भाऊ और वर्गीस के बीच में जमीन को लेकर कुछ झगड़ा चल रहा था, जिसके लिए वो दोनों कोर्ट के चक्कर भी काट रहे थे। इसलिए शायद हो सकता है कि वर्गीस ने ही भाऊ को मारा हो। इस तरह अब अगली लीड मिलते ही रंगम फौरन वर्गीस के घर के लिए निकल पड़ता है और उससे पूछताछ करने लगता है। लेकिन ये लोग बता देते हैं कि किस तरह एनम्मा पर हमला हुआ था, जिससे गुस्सा होकर वर्गीस उस पर गुस्सा करके आया था, और जब संतोष के आदमियों ने वर्गीस को पीटने की कोशिश की तो उल्टा वो उन्हें पीट कर चला आया। तो इस तरह अब रंगम को यहाँ से कोई खास सुराग नहीं मिलता और वो वापस चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि ऑफिसर रंगम के जाने के बाद एनम्मा फौरन राहुल को कॉल करके बताती है कि पुलिस उसके घर पर पूछताछ करने के लिए आई थी। अब ये बात सुनकर राहुल एकदम से एक कोने में जाकर एनम्मा से बात करने लगता है, जैसे इसके पीछे कोई राज हो। लेकिन अब राहुल को ऐसा करते देख एक कांस्टेबल को उस पर शक हो जाता है। अब वो यही सोचता है कि आखिर ये राहुल छुप छुप कर अक्सर किससे बात करता है, और बात करना तो ठीक, लेकिन हर बार दूर जाकर ही बात क्यों करता है। तो इस तरह उसे उस पर शक होने लगता है। इसलिए अब वो कांस्टेबल ऑफिसर रंगम के पास जाकर उससे कहता है कि सर, आप राहुल पर ज्यादा भरोसा मत कीजिए, क्योंकि वो असल में उस वर्गीस नाम के आदमी का होने वाला दामाद है। इसलिए अगर वर्गीस के खिलाफ कोई भी सबूत मिलता है तो राहुल उसे छुपाने की कोशिश जरूर करेगा। वो रंगम को ये भी बताता है कि राहुल और बाबू के बीच में बहुत बार झगड़ा हो चुका है, इसीलिए ये मुमकिन है कि राहुल ने ही साहूकार को मारा हो और फिर उसका इल्जाम बाबू के ऊपर डालने की कोशिश कर रहा हो, ताकि उसका बदला पूरा हो जाए। तो इस तरह अब कांस्टेबल की सारी बातें सुनने के बाद रंगम को भी राहुल पर शक हो जाता है, और इसीलिए वो राहुल का नाम भी सस्पेक्ट लिस्ट में ऐड कर देता है और उस कांस्टेबल को राहुल पर नजर रखने के लिए कह देता है। इसके बाद जब ऑफिसर रंगम इस केस की जांच में लगा होता है, तभी उसे अपने कांस्टेबल से पता चलता है कि राहुल ने उस रात नाइट पेट्रोलिंग के दौरान डेविड के भी ऐसे ही दस्तखत कर दिए थे, जबकि वो वहाँ पर मौजूद नहीं था। तो अब इसी झूठे बर्ताव की वजह से पुलिस डिपार्टमेंट राहुल को कुछ वक्त के लिए सस्पेंड कर देता है। अब ये देखकर राहुल बहुत ज्यादा निराश हो जाता है, क्योंकि उसकी इसमें कोई गलती ना होने के बावजूद भी उसे ये सजा मिल रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे ही सस्पेंशन वाली बात राहुल की माँ को पता चलती है तो वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, क्योंकि उसके पिता राजन का पूरे करियर में एक भी सस्पेंशन नहीं हुआ था। तो अब इतना सब कुछ होने के बाद राहुल ये डिसाइड कर लेता है कि अब वो पर्सनली इस केस को इन्वेस्टिगेट करेगा और साहूकार संतोष को किसने मारा इसका राज पता करके ही रहेगा। इसलिए अब रात को राहुल अपने पिता के दोस्त और खुद के कलीग डेविड के पास जाता है। अब वो दोनों इस केस के सारे सबूतों के बारे में डिस्कस करने लगते हैं, जहां राहुल डेविड को समझाता है कि संतोष पर किसी ने पीछे से वार किया था, जिसका मतलब है कि संतोष ने उसे नहीं देखा होगा, और अगर उसने उसे देखा नहीं तो आखिर ऐसे में हत्यारे की शर्ट का टुकड़ा उसके हाथ में कैसे आ सकता है। इसका मतलब कोई है जो जानबूझकर बाबू को इस केस में फंसाने की कोशिश कर रहा है, और बाबू असली दोषी नहीं है। खैर, अब पहले तो डेविड राहुल का साथ देने के लिए मना करता है, लेकिन फिर उसके काफी समझाने पर वो उसकी मदद करने के लिए मान जाता है, क्योंकि वो उसे याद दिलाता है कि उसकी वजह से उसने अपनी नौकरी को ज्वाइन किया था, और जब आज वो सच को सामने लाना चाहता है तो डेविड को उसकी मदद करनी ही होगी। खैर, अब अगले दिन हम देखते हैं कि राहुल जब अनीश की गाड़ी के पास होता है तो वही बुढ़ा नलिन निशा के साथ वहां आकर कहता है कि निशा बाबू की जमानत दिलाने के लिए कोर्ट जाना चाहती है, और इस तरह वो राहुल को उसे कोर्ट ले जाने के लिए कहता है। लेकिन राहुल ये कहते हुए साफ मना कर देता है कि वो इस वक्त सस्पेंडेड है, इसलिए वो इस काम को नहीं कर सकता। इसलिए अब अनीश उस निशा को अपनी गाड़ी में ले जाने लगता है, लेकिन उसके जाने के बाद नलिन कुछ लोगों से कहता है कि इस अनीश पर भी पूरी तरीके से भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका भी कई औरतों के साथ अफेयर चल रहा है। अब नलिन की ये सारी बातें सुनकर राहुल वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी डेविड राहुल को फोन करके बताता है कि साहूकार संतोष की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है। वो बताता है कि क्राइम स्पॉट पर मिली शर्ट पर चेरू के पेड़ के कुछ निशान मिले हैं, जिससे राहुल समझ जाता है कि अगर शर्ट पर चेरू के पेड़ का सैंपल है तो इसका मतलब यह है कि हत्यारा उसी पेड़ के जरिए संतोष के घर में घुसा होगा। इसके बाद राहुल फौरन एक डॉक्टर के पास जाकर उस पेड़ के बारे में जानकारी लेता है, तो वो डॉक्टर उसे बताता है कि चेरू का पेड़ बहुत ही जहरीला होता है, यहाँ तक कि महज उसकी गंध सूंघने से ही कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं, जबकि कुछ लोगों के शरीर पर रैशेस तक पड़ जाते हैं। यानी उस दिन क्राइम सीन पर जो कांस्टेबल बेहोश हुआ था वो इसी वजह से बेहोश हुआ होगा। खैर, अब उस डॉक्टर से पेड़ की जानकारी लेने के बाद राहुल फौरन अपने आसपास के कुछ हॉस्पिटल में जाकर ऐसे मामलों के बारे में पूछने लगता है कि हाल फिलहाल में ऐसी किसी बीमारी का कोई केस वहाँ पर आया था, जिस पर एक हॉस्पिटल की डॉक्टर उसे बताती है कि हाँ, कुछ दिन पहले एक आदमी यहाँ आया था जिसके हाथ और पैर पर रैशेस थे,
और उसे हमने कुछ दवाइयाँ भी लिख कर दी थी। फिर ये पता चलते ही राहुल वहाँ से तुरंत ही आसपास के हर एक मेडिकल स्टोर पर जाकर ये पता करने की कोशिश करता है कि आखिर वो दवाइयाँ किसने ली थी। तो तब एक मेडिकल स्टोर वाले को याद आता है कि कुछ दिन पहले हेलमेट पहना हुआ एक आदमी ऐसी दवाई खरीदने के लिए आया था। वो लड़का ये भी बताता है कि उस आदमी ने लॉटरी का टिकट भी खरीदा था। इस तरह अब वहाँ से राहुल फौरन उस लॉटरी बेचने वाले को ढूंढकर उससे उस हेलमेट पहने हुए बंदे के बारे में पूछताछ करता है और इस तरह उसके पास से उसे उस हेलमेट वाले आदमी का पता मिल जाता है। फिर वो जल्दी से जल्दी उस आदमी के पास पहुंच जाता है और उसे पकड़कर बहुत मारता पीटता है। फिर वो उससे पूछताछ करता है, जिसके बाद वो आदमी डर के मारे उसे बताता है कि उसने वो दवाइयाँ असल में अपने लिए नहीं बल्कि एक आदमी के लिए खरीदी थी और वो जब भी यहाँ पर आता था तो वो एक लॉज में रुकता था। वो आगे कहता है, लेकिन उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता कि वो आदमी कौन है या कहाँ रहता है। इसके बाद राहुल तुरंत उस लॉज का पता करके वहाँ पर जाता है और जैसे ही राहुल वहाँ पहुँचता है तो वो हत्यारा उसे देखकर वहाँ से भागने लगता है। अब वो तुरंत एक बस में चढ़ जाता है, लेकिन राहुल भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। लेकिन ठीक उसी समय अनीश अपनी जीप से वहाँ से गुजर रहा होता है, जो राहुल को अपनी जीप में बैठाकर उस बस का पीछा करने लगता है। लेकिन इसी दौरान राहुल अनीश के पैरों पर कुछ रैशेस देखता है, जिसके बाद जब वो अनीश से उसके रैशेस के बारे में पूछता है तो अनीश ये सुनकर घबरा जाता है और जंगल की तरफ भागने लगता है। अब राहुल उसका पीछा करता है, जिसके बाद दोनों के बीच में बहुत ही जबरदस्त हाथापाई होती है और आखिरकार राहुल अनीश का पीछा करते हुए उसे पकड़कर ऑफिसर रंगम के पास लेकर आता है। इसके बाद वो रंगम को पूरी बात बताता है, जिसके बाद रंगम अनीश से संतोष के खून के पीछे का कारण पूछने लगता है। अब आखिर में अनीश अपना गुनाह कबूल करते हुए बताता है कि मैं बहुत पहले से ही संतोष के घर पर चोरी करने की सोच रहा था, लेकिन बाबू के हमेशा वहाँ रहने की वजह से मैं ऐसा नहीं कर पा रहा था। फिर एक दिन मुझे पता चला कि संतोष की बीवी ने बाबू को घर से बाहर निकाल दिया है, जिसको लेकर बाबू गुस्सा भी है। इसलिए सबसे पहले मैंने बाबू के घर पर जाकर उसकी शर्ट चुरा ली और फिर उस पेड़ के जरिए संतोष के घर में घुसकर संतोष और उसकी पत्नी को मार दिया और इसके बाद मैं वहाँ से बहुत सारा सामान चुरा कर भाग गया। तो इस तरह से वो अपना सारा गुनाह कबूल कर लेता है, जिसके बाद ऑफिसर रंगम अनीश को वहाँ से ले जाने के लिए कहता है। पर अब अनीश के वहाँ से जाने के बाद राहुल रंगम से कहता है कि सर, मुझे लगता है कि इस काम में सिर्फ अनीश का हाथ नहीं हो सकता, बल्कि इसमें कोई और व्यक्ति भी शामिल है, क्योंकि चोरी इतनी बड़ी नहीं थी कि सारा सामान वहाँ से चला जाए। ये कुछ न कुछ तो छुपा रहा है। तो इस तरह वो रंगम से 1 घंटे का समय मांगता है ताकि वो उस व्यक्ति का पता लगा सके। फिर हम देखते हैं कि पूरे 1 घंटे के बाद राहुल उन सभी लोगों को पुलिस स्टेशन बुलाता है जो साहूकार के केस से जुड़े हुए थे। अब राहुल सभी से पूछता है कि सच सच बताओ, आखिरकार अनीश के साथ कौन कौन शामिल है, लेकिन कोई भी जवाब नहीं देता। फिर आखिर में वो बाबू की बीवी निशा के पास जाकर उससे पूछता है कि तुमने चोरी करने में अनीश की मदद क्यों की। तो ये सुनते ही निशा काफी डर जाती है और यहाँ आता है इस मूवी का सबसे बड़ा क्लाइमेक्स। वो बताती है कि कॉलेज के दिनों से ही अनीश और वो एक दूसरे से प्यार करते थे और जब अनीश नौकरी के लिए गल्फ गया तो इस बीच निशा की शादी करवा दी गई। लेकिन वहाँ से वापस आने पर अनीश ने देखा कि बाबू तो निशा का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता, इसलिए आखिर में निशा और अनीश ने गाँव से एक साथ भागने का फैसला किया। लेकिन इससे पहले वो साहूकार संतोष के घर में चोरी करके उस चोरी का इल्जाम बाबू पर डालना चाहते थे ताकि वो इस केस में फंस जाए और जेल चला जाए। इसलिए पहले उन्होंने रात में जाकर संतोष और उसकी बीवी को मार डाला और फिर उसका सामान लेकर वहाँ से भाग गए। अब ये सब सच बताते हुए वो रोने लगती है, लेकिन अब ऑफिसर रंगम उन लोगों को जेल का ऑर्डर दे देता है। फिर आखिर में ये सब होने के बाद डेविड राहुल से पूछता है कि तुम्हें निशा पर शक कैसे हुआ। तो राहुल बताता है कि निशा से पूछने पर उसने बताया था कि उसने बाबू की शर्ट धोकर बाहर सुखाने के लिए डाल दी थी, जबकि अनीश ने अपने बयान में कहा था कि उसने बाबू के घर के अंदर से शर्ट चुराई थी। यानी इन दोनों के बयानों में अंतर था, जिसकी वजह से मुझे निशा पर शक हुआ। इस तरह आखिर में राहुल ने इस केस को आसानी से सॉल्व कर दिया था, जिसे देखकर डेविड उसे ठीक वैसे ही सैल्यूट करता है जैसे अक्सर वो उसके पिता राजन को किया करता था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना भी ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए, अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।